Hello everyone, today we are going to discuss part 2 of the paper code BHIC 133 History of India from circa 1206 to 1707। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पे आपको पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustannowledge.com, ये हमारी वेबसाइट, आप इस पर चले जाएंगे। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। सर्च कोड के ऑप्शन में आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। जैसे कि अभी के लिए हम देखेंगे BHIC 133। यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ही मीडियम में पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ से आप बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर को परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियोस को अच्छे से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द राइज एंड फॉल ऑफ बहामनी किंगडम। यानी कि जो आपका बहामनी किंगडम था उसका राइज और फॉल कैसे हुआ था वो हमें एनालाइज करना है। सो द बहामनी किंगडम was one of the first independent Muslim kingdoms in South India। बहामनी किंगडम आपका क्या है, ये पहला इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम है साउथ इंडिया का। इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री में डेक्कन रीजन के। द किंगडम एग्जिस्टेड फ्रॉम 1347 to 1527 एंड एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। जो ये किंगडम है आपका, ये 1347 से लेके 1527 तक एग्जिस्ट हुआ और इसने एक्ट किया एक ब्रिज की तरह बिटवीन नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस में। सो राइज ऑफ द बहामनी किंगडम, सो जो आपका बहामनी किंगडम है ये फाउंड हुआ था इन 1347 बाय अलाउद्दीन हसन बहामन शाह, सो ऑल्सो नोन एज हसन गंगू। इन्होंने क्या है, इन्होंने रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द वीकनिंग कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत ओवर द डेक्कन रीजन। सो एट द टाइम जो दिल्ली के रूलर्स थे उन्हें इंटरनल रिबेलियंस फेस करने पड़ रहे थे और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो लोकल लीडर्स थे उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपने इंडिपेंडेंस को असर्ट कर पाए। सो जो बहामनी रूलर्स थे उन्होंने स्टैब्लिश किया अपने कैपिटल को एट गुलबर्ग और लेटर शिफ्ट किया उसको बीदर में। सो जो किंगडम है उसने एक्सपैंड किया रैपिडली अंडर द केपेबल रूलर्स जैसे कि मोहम्मद शाहवन एंड फिरोज शाह बहमनी। सो अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और जो कंट्रोल था ओवर द रिच लैंड एग्रीकल्चरल लैंड्स, उन्होंने हेल्प किया इस किंगडम को ग्रो होने में। जो बहामनी रूलर्स हैं उन्होंने इनकरेज किया पर्शियन कल्चर को, लर्निंग को, आर्किटेक्चर और आर्ट को, जिसने कि किंगडम को एक डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी प्रोवाइड करी। ग्रोथ एंड अचीवमेंट्स, सो द बहामनी किंगडम बिकेम अ मेजर पावर इन द डेक्कन। बहामनी किंगडम क्या है आपका, एक मेजर पावर बना डेक्कन में। इट फ्रीक्वेंटली फॉट वॉर्स विद विजयनगर एम्पायर। इसके वॉर्स क्या हैं, फ्रीक्वेंटली होते रहते थे विजयनगर एम्पायर के साथ, जिसने की हेल्प किया बोथ द स्टेट्स स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री सिस्टम। सो जो आपका बहामनी रूलर्स हैं इन्होंने फोर्ट्स बिल्ड करे, मॉस्क, मदरसास और एजुकेशन को प्रमोट किया। जो आपका किंगडम था ये एक सेंटर बना इस्लामिक लर्निंग का और कल्चर इन द नॉर्थ साउथ इंडिया का। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, यानी कि इसके डिक्लाइन के क्या कॉजेज थे कि ये क्यों डिक्लाइन हुआ। सो डिस्पाइट इट्स अर्ली सक्सेस, यानी कि इसके जल्दी सक्सेस होने के बावजूद भी जो बहामनी किंगडम था वो डिक्लाइन हुआ आपके लेट 15th सेंचुरी में। जो एक मेजर रीजन देखने को मिलता है वो था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया था अमंग द नोबल्स, स्पेशली डक्कनी और फॉरेन नोबल्स के बीच में। जो वीक सक्सेसर थे वो फेल हुए इस ट्राइबल्स ग्रुप को कंट्रोल करने में। सो जो कोर्ट था उसने इंट्रूव किया, करप्शन किया और जो पुअर एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी वजह से जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो वीक हो गई। कंटिन्यूस वॉर्स ड्रेन द किंगडम रिसोर्सेज, जितने ये वॉर्स हो रहे थे उसकी वजह से जो किंगडम के रिसोर्सेज थे वो ड्रेन हो रहे थे और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे वो पावरफुल बनते जा रहे थे और उन्होंने इंडिपेंडेंटली एक्ट करना शुरू कर दिया था। फाइनली जो किंगडम था वो 5 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में ब्रोक डाउन हुआ, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर एंड बेरार। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो आपका बहामनी किंगडम है दैट रोज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस बट फेल बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वीक रूलर्स। यानी कि ये राइज कैसे हुआ, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से ये राइज हुआ, बट ये फेल हुआ ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वीक रूलर्स। सो इवन आफ्टर इट्स फॉल
इट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन डेक्कन पॉलिटिक्स, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। यानी कि ये जब गिर भी गया था, यानी कि जो ये एम्पायर था ये फॉल हो गया था, इसके बावजूद भी इसके हमें लास्टिंग इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं डेक्कन पॉलिटिक्स में, कल्चर में और आर्किटेक्चर में। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको क्या है सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्कस द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। यानी कि जो दिल्ली सुल्तान्स के अंडर लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसे हमें डिस्कस करना है। सो द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द दिल्ली सल्तनत since India was largely an agricultural society. The Delhi Sultans paid special attention to the land revenue and administration. जो आपका लैंड रेवेन्यू था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम एक मेन सोर्स था इनकम का दिल्ली सल्तनत के लिए, क्योंकि इंडिया क्या है एक लार्जली एग्रीकल्चर सोसाइटी हुआ करती थी। सो जो दिल्ली सुल्तान हैं उन्होंने स्पेशल अटेंशन दिया लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को। तो जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया ग्रेजुअली फ्रॉम द अर्ली रूलर्स टू द लेटर सुल्तान्स एंड बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड विद टाइम। नेचर ऑफ लैंड रेवेन्यू, सो जो आपका लैंड रेवेन्यू था ये मेनली कलेक्ट होता था फ्रॉम पेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सो दिस शेयर वाज जनरली 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि जितना भी उनका प्रोड्यूस होगा उसका 1/3 उन्हें एज अ रेवेन्यू पे करना पड़ता था। बट कुछ रीजन्स में और कुछ पीरियड्स में क्या था वो कभी हायर और लोअर भी हुआ करता था। तो जो रेवेन्यू था दैट कुड बी कलेक्टेड इन काइंड, रेवेन्यू को हम काइंड में भी कलेक्ट कर सकते थे, यानी कि ग्रेन्स वगैरह में, और कैश में भी कलेक्ट कर सकते थे, डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशंस एंड पॉलिसी ऑफ द सुल्तान। रोल ऑफ ऑफिशियल्स, सो द सुल्तान्स अपॉइंटेड सेवरल ऑफिशियल्स टू मैनेज लैंड रेवेन्यू। यानी कि सुल्तान्स ने क्या किया, अलग अलग ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया ताकि वो लैंड रेवेन्यू को मैनेज कर सके। सो इंपॉर्टेंट अमंग देवर आमिर, कुनानगो, पटवारी। सो आमिर वाज दैट कलेक्टेड द रेवेन्यू फ्रॉम विलेजेस, कनानगो दैट मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड्स एंड पटवारी दैट केप्ट द विलेज लेवल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट वहाँ के, ठीक है, वो लैंड रेवेन्यू जो ऑफिशियल्स थे उनको ये अपॉइंट क्या करते थे, आमिल, कनानगो, पटवारी। सो दीज ऑफिशियल्स एंश्योर्ड दैट लैंड मेजरमेंट, असेसमेंट एंड द कलेक्शन वर डन प्रॉपर्ली। यानी कि ये ऑफिशियल्स क्या है, इंश्योर क्या करते थे जितनी भी लैंड की मेजरमेंट हो रही है, वहाँ का असेसमेंट हो रहा है, जितना भी रेवेन्यू असेसमेंट हो रहे हैं, कलेक्शन हो रहे हैं, वो प्रॉपरली हो रहे हैं। सो अर्ली सुल्तान्स, सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश एंड बलबन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज सिंपल। यानी कि अर्ली सुल्तान्स के टाइम पे, यानी कि इल्तुतमिश और बलबन के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो बहुत ही सिंपल हुआ करता था। रेवेन्यू को मोस्टली कलेक्ट किया जाता थ्रू द इक्ता सिस्टम, जहाँ पे कि लैंड को असाइन किया जाता था नोबल्स को, ठीक है, इन द रिटर्न फॉर मिलिट्री सर्विसेज। सो जो इक्तेदार होते थे वो रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते थे फ्रॉम द लैंड, बट उनको एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सोल्जर्स को मेंटेन करें और जितना भी सरप्लस हुआ करता था रेवेन्यू का उसे सुल्तान को भेजें। रिफॉर्म्स ऑफ अलाउद्दीन खलजी, सो मेजर चेंजेस वर इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खलजी। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस किसने लाए थे, आपके अलाउद्दीन खलजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल को इंट्रोड्यूस कराया। लैंड को मेजर किया जाता था केयरफुली, और स्टेट क्या है एक फिक्स्ड हाई रेट ऑफ रेवेन्यू को, ठीक है, जनरली इम्पोज किया करता था, ऑफन हाफ ऑफ द प्रोड्यूस इन द फर्टाइल एरियाज। सो उन्होंने क्या है अबॉलिश किया प्रैक्टिस ऑफ इंटरमीडिएटरीज लाइक द विलेज चीफ्स, और उन्होंने डायरेक्टली कलेक्ट किया रेवेन्यू को फ्रॉम द पेजेंट्स। उनका एम था कि वो इंक्रीज करें स्टेट की इनकम को और पावर ऑफ द नोबल्स को वीक करें। मोहम्मद बिन तुगलक्स एक्सपेरिमेंट, सो मोहम्मद बिन तुगलक्स कंटिन्यूड स्ट्रिक्ट रेवेन्यू पॉलिसीज स्पेशली इन द दुआब रीजन। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने क्या है स्ट्रिक्ट रेवेन्यू पॉलिसीज को कंटिन्यू रखा, स्पेशली आपके दुआब रीजन में। उन्होंने इंक्रीज किया लैंड रेवेन्यू को शार्पली, और इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फेमाइन, यानी कि फेमाइन के टाइम पे भी उन्होंने जो लैंड रेवेन्यू था उसको शार्पली इंक्रीज किया। दो हिज इंटेंशन वाज टू इंक्रीज इनकम, हार्श मेजर्स लेड टू द पेजेंट रिवॉल्ट्स एंड एग्रीकल्चरल डिक्लाइन। यानी कि उनका इंटेंशन था कि वो इनकम को इंक्रीज करना चाहते थे, बट उनके हार्श मेजर्स की वजह से पेजेंट्स ने रिवोल्ट्स करना शुरू कर दिया और एग्रीकल्चर आपका डिक्लाइन हुआ। इम्पैक्ट ऑफ द सिस्टम, सो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसने स्ट्रेंथन किया फाइनेंशियल बेस ऑफ दिल्ली सल्तनत को और हेल्प किया टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाउएवर जो एक्सेसिव डिमांड थी उसने ऑफन क्या बर्डन किया पेजेंट्स को और डिससैटिस्फैक्शन उन्होंने कॉज किया। सो ओवर टाइम हमें देखने को मिलता है जो सिस्टम है ये एफिशिएंसी और क्रूअल्टी दोनों को ही शो करता है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था दिल्ली सल्तनत का, इट वाज द बैकबोन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी। It evolved from a simple एकता based system to a centralized and strictly controlled administration। यानी कि ये जो आपका लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ये इवॉल्व हुआ एक सिंपल से एकता बेस्ड सिस्टम से एक सेंट्रलाइज्ड और स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, क्योंकि इसने क्या है स्टेट पावर को तो इंक्रीज किया ही था,
बट इसने क्या है हैवी प्रेशर्स भी डाले कल्टिवेटर्स पे, शेपिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द मेडिवल इंडिया. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्केच एंड आउटलाइन ऑफ द पोजिशन ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. यानी कि मेडिवल पीरियड में वुमेन की क्या कंडीशन थी. So the medieval period in India, roughly from the 8th to 18th century, was a time of great social, political and cultural changes. यानी कि जो आपका मेडिवल पीरियड है इंडिया में, जो हम रफली देखते हैं 8 से 18 सेंचुरी तक का पीरियड, ये एक टाइम था ग्रेट सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस का. जो पोजीशन थी वुमेन की ड्यूरिंग दिस पीरियड वो एक जनरली बहुत ही वीक थी और डिपेंडेंट थी, दो इट वाज नॉट सेम फॉर द ऑल वुमेन. पर ये सारी वुमेन्स के लिए क्या है सेम नहीं था. जो उनका स्टेटस था वो वैरी करता था अकॉर्डिंग टू देयर क्लास, रिलीजन, रीजन एंड फैमिली बैकग्राउंड. सोशल पोजीशन ऑफ द वुमेन. सो मेडिवल सोसाइटी में हमें क्या देखने को मिलता है, जो वुमेन्स थे दे वर मोस्टली कन्फाइंड टू द हाउस होल्ड. दे वर एक्सपेक्टेड टू लुक आफ्टर डोमेस्टिक वर्क. उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो डोमेस्टिक वर्क को देखें, चिल्ड्रंस और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखें. अर्ली मैरिज बहुत ही कॉमन हुआ करता था. गर्ल्स को क्या है बहुत ही यंग एज में मैरी कर दिया जाता था. जो विडो रिमैरिज होता था उसको जनरली डिस्करेज किया जाता ना, स्पेशली अमंग द अपर कास्ट. प्रैक्टिसेस जैसे कि पर्दा बिकेम वाइड स्प्रेड. यहाँ पे क्या है पर्दा सिस्टम बहुत ही वाइड स्प्रेड हुआ करता था इस टाइम पीरियड में, पर्टिकुलरली अमंग द मुस्लिम्स एंड द अपर कास्ट हिंदू फैमिलीज. इसने क्या है वुमेन के फ्रीडम को लिमिट किया और वुमेन का जो पब्लिक लाइफ था उसको लिमिट किया. एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ. सो एजुकेशन फॉर वुमेन वॉज वेरी लिमिटेड. जो वुमेन्स के लिए एजुकेशन था वो बहुत ही लिमिटेड था. मोस्ट गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी फॉर्मल सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजन, फिलोसफी और साइंस. बहुत सारी जो गर्ल्स थी उनको अलाउड नहीं था कि वो फॉर्मल सब्जेक्ट्स को स्टडी करें, जैसे कि रिलीजन हो गया, फिलोसफी हो गया, फिर साइंस हो गया. हाउएवर सम वुमेन फ्रॉम रॉयल और नोबल फैमिलीज रिसीव एजुकेशन एट होम. यानी कि कुछ जो रॉयल फैमिलीज से बिलोंग करती थी या फिर नोबल फैमिलीज से जो वुमेन बिलोंग करती थी उनको एजुकेशन घर पे ही मिलती थी. सो अ फ्यू वुमेन पोएट्स एंड सेंट्स इमर्ज ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट सच एज मीराबाई हु एक्सप्रेस देयर थॉट्स थ्रू डिवोशनल सॉन्ग्स. स्टिल सच एग्जाम्पल्स वर रेयर. यानी कि जो वुमेन पोएट्स और सेंट्स थी वो आपकी इमर्ज हुई भक्ति मूवमेंट के टाइम पे, जैसे कि मीराबाई, उन्होंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया है थ्रू डिवोशनल सॉन्ग्स. बट जो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ही रेयर है. इकोनॉमिक रोल. सो वुमेन का क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द फैमिली में, स्पेशली रूरल एरियाज में. वो एग्रीकल्चर में काम किया करते थे, एनिमल केयर, हैंडीक्राफ्ट्स और स्मॉल हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे. क्योंकि जो उनका वर्क होता था वो मोस्टली अनपेड और अनरिकॉग्नाइज्ड हुआ करता था. सो जो प्रॉपर्टी राइट्स थे वुमेन के लिए वो बहुत ही लिमिटेड हुआ करते थे. एंड इनहेरिटेंस जो था वो यूजुअली वेंट टू द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली. यानी कि इनहेरिटेंस क्या है वो राइट सिर्फ आपको मेल के मेंबर्स को मिला करता था. पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस. सो जो पॉलिटिकली वुमेन हैड वेरी लिटिल पावर. यानी कि पॉलिटिकली कहते हैं वुमेन के पास बहुत ही कम पावर था. जो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री पोजीशंस थी वो मेन के द्वारा हेल्ड की जाती थी. जो यट अ फ्यू एक्सेप्शनल वुमेन रूल्ड और इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स. फिर भी क्या है कुछ जो एक्सेप्शनल वुमेन्स थी उन्होंने क्या क्या पॉलिटिक्स को रूल किया. अ वेल नोन एग्जाम्पल इज रजिया सुल्तान who became the ruler of Delhi Sultanate in the 13th century. एक वेल नोन एग्जाम्पल हमें क्या देखने को मिलता है इसका, रजिया सुल्तान जो कि रूलर बनी दिल्ली सल्तनत की 13th सेंचुरी में. पर ऐसे केसेस बहुत ही एक्सेप्शनल हुआ करते थे एंड डिड नॉट चेंज द जनरल पोजीशन ऑफ द वुमेन ऑफ द सोसाइटी. यानी कि और इन्होंने क्या किया जो जनरल पोजीशन थी वुमेन के सोसाइटी में उसको चेंज नहीं किया. सो लीगली वुमेन बट डिपेंडेंट ऑन द मेल गार्जियन. यानी कि ये मेल गार्जियन पर डिपेंड हुआ करती थी, पहले उनके फादर पे, फिर उनके हस्बैंड पे और बाद में उनके सन्स पे. सो जो इनकी वॉइसेस थी वो बहुत ही रेयरली हर्ड किए जाती थी इन द मैटर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस. रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ. सो रिलीजन ने क्या है एक मिक्स रोल को प्ले किया है. एक तो एक हाथ पे जो रिलीजन है उस ट्रेडिशन से उन्होंने ऑफन जस्टिफाई कि वुमेन के सबऑर्डिनेट पोजीशन है, और ऑन द अदर हैंड वुमेन जैसे कि भक्ति है उसने अलाउ किया वुमेन को टू एक्सप्रेस द डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी, गिविंग देम अ लिमिटेड पब्लिक वॉइस. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो पोजीशन है वुमेन की ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड वो बहुत ही लार्जली क्या थी सबऑर्डिनेट थी और रेस्ट्रिक्टेड थी. सोशल कस्टम्स, लैक ऑफ एजुकेशन एंड लिमिटेड राइट्स kept the women dependent on the men. So however जो डिस्पाइट इन लिमिटेशंस के बाद भी जो कुछ वुमेन्स थे उन्होंने करेज को शो किया और टैलेंट को शो किया इन रिलीजन, लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स. उनका जो कंट्रीब्यूशन है दो बहुत ही लिमिटेड है नंबर में, पर वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इन अंडरस्टैंडिंग द मेडिवल सोसाइटी. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग अंडर अकबर. यानी कि जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग थी वो अकबर के अंदर कैसे इवॉल्व हुई. सो द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग रीच्ड अ न्यू हाइट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर.
Although the foundation of Mughal painting were laid earlier, it was Akbar that this art from developed into a rich and well organized school. जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग थी वो अपनी एक ऊंचाई पे पहुंची ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। ऑल्दो जो फाउंडेशंस थी मुगल पेंटिंग के उन्हें बहुत ही पहले बिछा दिया गया था, बट ये अंडर जो अकबर थे ये आर्ट फॉर्म क्या हुआ, बहुत ही डेवलप हुआ एक रिच और वेल ऑर्गेनाइज स्कूल में। अकबर का जो डीप इंटरेस्ट था आर्ट को लेके, कल्चर और लर्निंग को लेके, उसने एक मेजर रोल प्ले किया इसकी ग्रोथ में। बैकग्राउंड एंड द बिगिनिंग, सो जो आपका मुगल ट्रेडिशन है पेंटिंग का, दैट बिगेन ड्यूरिंग द रेन ऑफ हुमायूं, यानी कि हुमायूं के टाइम पीरियड से ये बिगिन हो गया था। दैट इज द अकबर्स फादर। सो ड्यूरिंग हिज एग्जाइल इन पर्शिया, हुमायूं केम इनटू कांटेक्ट विद पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग, यानी कि जब उन्होंने उनका एग्जाइल हुआ पर्शिया में, उस टाइम पे हुमायूं क्या है कांटेक्ट में आए विद द पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग के। सो उन्होंने दो फेमस पर्शियन पेंटर्स को लाया, मीर सैयद अली और अब्दुल समाद को, टू इंडिया। सो अकबर इनहेरिटेड दिस ट्रेडिशन, अकबर ने इन ट्रेडिशंस को क्या क्या इनहेरिट किया और एक्सपैंड किया इट ऑन द लार्ज स्केल। रॉयल पैट्रोनेज ऑर्गेनाइजेशन, सो अकबर एस्टैब्लिश्ड अ रॉयल पेंटिंग वर्कशॉप दैट इज कारखाना एट हिज कोर्ट। अकबर ने क्या किया, एक रॉयल पेंटिंग वर्कशॉप्स को अपने कोर्ट में एस्टैब्लिश किया। उन्होंने अपॉइंट किए स्किल्ड आर्टिस्ट को और प्रोवाइड किया उन्हें रेगुलर सैलरीज एंड मटेरियल्स। सो पेंटिंग बिकेम अ स्टेट सपोर्टेड एक्टिविटी, जो पेंटिंग थी आपकी वो स्टेट सपोर्टेड एक्टिविटी बनी। अकबर ने क्या है पर्सनली सुपरवाइज किया वर्क को और इंटरेस्ट लिया उन्होंने थीम्स में और प्रोग्रेस ऑफ द पेंटिंग्स में। सो जो ये स्ट्रॉन्ग रॉयल पेट्रोनेज थी उसने हेल्प किया मुगल पेंटिंग्स को टू ग्रो द रैपिडली। मेजर थीम्स एंड सब्जेक्ट्स, सो अंडर अकबर जो मुगल पेंटिंग्स थी वो मेनली इलस्ट्रेट करती थी हिस्टोरिकल इवेंट्स को, कोर्ट सीन्स को, रॉयल हंट्स, बैटल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम द पर्शियन एंड इंडस टेक्स्ट। सो वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलता है वो हमें हमजा नामा, अ सीरीज ऑफ पेंटिंग बेस्ड ऑन द एडवेंचर्स ऑफ आमिर हमजा। यानी कि हमजा नामा क्या है आपकी एक सीरीज ऑफ पेंटिंग है जो कि बेस्ड थी आपके एडवेंचर ऑफ आमिर हमजा पे। ये पेंटिंग्स बहुत ही लार्ज थी, कलरफुल थी एंड फुल ऑफ एक्शंस थी, जो कि एक क्लियर ब्रेक दिखा रहा था फ्रॉम द अर्लियर पर्शियन स्टाइल्स। इंडियन इन्फ्लुएंसेस एंड न्यू स्टाइल, सो ड्यूरिंग अकबर्स रेन इंडियन आर्टिसंस वर ट्रेन्ड अलॉन्ग विद पर्शियन मास्टर्स, यानी कि अकबर के रीजन में, ठीक है, जब अकबर का टाइम था आपका, उसके टाइम पे क्या हुआ जो इंडियन आर्टिस्ट थे उनको ट्रेन किया गया अलॉन्ग विद द पर्शियन मास्टर्स। इस वजह से क्या हुआ फ्यूजन हुआ पर्शियन टेक्निक्स का विद द इंडियन ट्रेडिशन। सो एज अ रिजल्ट क्या है जो मुगल पेंटिंग्स थी वो और ज़्यादा रियलिस्टिक बनी। आर्टिस्ट बिगेन टू शो ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स एंड लैंडस्केप इन अ नेचुरल वे। आर्टिस्ट ने क्या किया अब ह्यूमन फिगर्स, एनिमल्स और लैंडस्केप को दिखाना शुरू कर दिया एक नेचुरल वे में। ब्राइट कलर्स, डिटेल बैकग्राउंड्स और लाइवली मोमेंट्स क्या है स्पेशल फीचर्स बन गए थे अकबरी पेंटिंग्स के। फेमस पेंटर्स ऑफ अकबर्स पीरियड, सो बहुत सारे टैलेंटेड पेंटर्स क्या है इस टाइम पीरियड में वर्क किया करते थे, जैसे कि बासवन, दशवनाथ एंड केशव दास। जो बसवन थे दैट वाज नोन फॉर रियलिज्म, वाइल जो दशवनाथ थे ये इमेजिनेशन को शो करते थे और इमोशनल एक्सप्रेशन को शो करते थे। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट जो मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग है दैट ट्रूली इवॉल्व एंड फ्लरिश अंडर अकबर, यानी कि जो आपकी मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये बहुत ही इवॉल्व हुई और फ्लरिश हुई अंडर अकबर। उनका जो एनकरेजमेंट था, ऑर्गेनाइजेशन था वर्कशॉप को लेके और ओपननेस थी जो इंडियन इन्फ्लुएंसेस की, उसने ट्रांसफॉर्म किया मुगल पेंटिंग को एक यूनिक और पावरफुल आर्ट ट्रेडिशन में। सो द फाउंडेशन लेड ड्यूरिंग अकबर्स रेन्स लेटर रीच इवन ग्रेटर रिफाइनमेंट अंडर हिज सक्सेसर, यानी कि जो फाउंडेशन लेड की गई ड्यूरिंग द अकबर्स रेन वो बाद में क्या है बहुत ही ग्रेटर रिफाइनमेंट में पहुंची अंडर हिज सक्सेसर। सो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। पार्ट 1 आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।